चैप्टर है डेटा हैंडलिंग का। डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग, हाँ। तो ये डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर तुम्हारी बुक में भी है, शायद तुम्हारी बुक में 17th चैप्टर है हाँ है मेरी बुक में, है ना? हाँ है डाटा हैंडलिंग एंड तो प्रोबेबिलिटी। तुम्हारे एनुअल एग्जाम में ये आएगा डाटा हैंडलिंग। हाँ वो फाइनल में नहीं, हाँ फाइनल में ही आएगा सर। फाइनल में आएगा ना ये, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो आया नहीं। ठीक है, तो ये डाटा हैंडलिंग में हम क्या करेंगे, अभी ये रोहन की बुक से हम कर रहे हैं और फिर साथ साथ तुम्हारी बुक से भी कर लेंगे, ठीक है? गौरव का। सॉरी, गौरव की बुक से, क्योंकि इसके एग्जाम में अभी आ रहा है ये यूनिट टेस्ट में। ठीक है गौरव, तो इसमें सबसे पहले तो तुम्हें समझना है कि ये डेटा होता क्या है। डेटा डेटा, मतलब डेटा मतलब कोई किसी चीज का डेटा, जैसे हम हम्म कैसे बताऊं, जैसे कोई भी स्कूल में, एग्जांपल बताओ। स्कूल में जैसे किसी मार्क्स के टेबल बन रहे होते हैं, किसी साल हाँ, के मार्क्स के वेरी टेबल, गुड, तो वेरी उन्हें गुड। हम सेव करके रखते हैं, तो वो एक डाटा में सेव करके रखते हैं। हाँ, तो डाटा जैसे में। हमने मान लो तुम्हारी क्लास के सारे बच्चों के मार्क्स की एक लिस्ट बना दी, तो वो एक डेटा हो गया। ठीक है हाँ, या ना? तो, या तो कि कोई कार सेलर है, वो अपनी कार बेच रहा है, तो उसने डाटा बना रखा है कि इतने साल में इतना कार हाँ, तो बिका है। उसने किस साल में कितनी कारें बेची या किस महीने में कितनी कारें बेची, वो भी डेटा हो गया। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारी क्लास के बच्चों का मान लो हम हाइट और वेट, हाइट निकाल लें सारे बच्चों की, तो उसकी एक लिस्ट बना लें कि ये बच्चा है, ये हाइट है उसकी, तो इस तरह से वो भी एक डेटा हो गया। तो इस तरह से जो हम कलेक्ट करते हैं उसको रॉ डेटा बोलते हैं, पर तुम्हारी बुक में अभी टर्म डेटा ही है, तो वो डेटा हो गया। ठीक है, जैसे ऐसे ही मान लो तुम्हारी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उन सबकी जो है इनकम की हम एक लिस्ट बना लें, तो वो तुम्हारी कॉलोनी के लोगों का इनकम का डेटा हो गया, है ना? ऐसे ही पर जैसे फैमिली जाके हर घर में कितने लोग रहते हैं उसकी लिस्ट बना लें, तो वो एक नंबर ऑफ मेंबर्स ईच फैमिली के हिसाब से उस एरिया का डेटा हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमें डेटा जो है वो यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, क्रिकेट में भी तुम देखते हो कि जब तुम मैच देख रहे होते हो क्रिकेट का, तो कई बार वो दिखाता है ना कि 1976 में इतनी सेंचुरीज मारी थी, अभी इतनी मारी हैं, तब उसने इतने रन बना लिए थे, अब उसको क्रॉस कर गया। तो वो भी वो सारा डेटा जो है मेंटेन करते हैं हर मैच का। उसी से फिर हमें पता चलता है ना किसने कितनी ज्यादा विकेट्स ले ली, कौन टॉप पे है टीम, है ना? नंबर वन टीम इस साल की कौन सी बन रही है, तो ये सारा एक डेटा की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई गौरव? यस मैम। हाँ, तुम एग्जाम्पल दो कोई डेटा का गौरव, कोई भी एग्जाम्पल। मतलब हम्म, पर मतलब परचूने की दुकान पे जाएंगे, मतलब कितना कितने बंदे ने आज सामान खरीदा, हाँ, उसका कितने पूरा लोग डेटा। उसके पास रोज सामान लेने आते हैं और किस किस अमाउंट का सामान लेते हैं, वो एक डेटा बन जाएगा, है ना? ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डेटा होता है। तो अब जैसे मैं तुम्हारे स्कूल का ही कॉन्टेक्स्ट लूँ, तो तुम्हारी जो क्लास है उसमें मैम ने सब बच्चों की हाइट लिख ली, अब सब बच्चों की हाइट लिख ली, अब एक लिस्ट बना दे 50 बच्चों की, या पूरा स्कूल के बच्चों की हाइट ले ले, तो तुम्हारे स्कूल में मान लो 1000 बच्चे हैं तो उनकी एक लिस्ट बना दे। तो उस लिस्ट से जो है हम कुछ मेक आउट नहीं कर पाते। जब लंबी लंबी लिस्ट हो जाती हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेंगे, बट हम उसको समझ नहीं पाते कि वो लिस्ट जो है उससे हम कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पाते उसके बारे में, है ना? जस्ट अगर रॉ डेटा होता है, जितना डेटा बड़ा होता जाता है उतना ही हमें उसके बारे में एक सेंसिबल माइंड में वो रखने के लिए कि भी ये डेटा क्या रिफ्लेक्ट करता है हमें पता नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को जो हमारे पास आता है उसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में क्या होता है कि जब हम उसको अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली, तो हमारे पास एक थोड़ी सी उसकी क्लियर पिक्चर आने लगती है। अलग अलग तरीके होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक तरीका है। अगर तुम लोगों ने मीन वगैरह पढ़ा हो तो मीन वगैरह निकाला जाता है, वो एक दूसरा तरीका है। ऐसे ही आगे तुम पढ़ोगे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाता है। ऐसे अलग अलग तरह से डेटा को एनालाइज किया जाता है। अभी हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि डेटा को हम किस किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं उसके ऊपर हम आज पहले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले उसमें है पिक्टोग्राफ, जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है वो है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ एक तरह से मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मतलब समझते हो इन्फ्रेंस मतलब? नहीं। इन्फ्रेंस मतलब कुछ भी कंक्लूजन, ठीक है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ इन्फ्रेंस मतलब कुछ कंक्लूजन, जिससे कि हमें कुछ क्लियर उस डाटा के बारे में पता चले। तो इन ऑर्डर टू ड्रॉ इन्फ्रेंस फ्रॉम एनी डेटा, we represent it in order to draw any inference, in order to draw inference from any data we represent it systematically we represent it systematically with the help of different types of graphs। ठीक है। अब जैसे ये तुम्हारी बुक में ये एग्जांपल दे रखा है पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ में जैसे है, अब ये यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, ये पिक्टोग्राफ में ऊपर कार बनी है, कार के आगे क्या लिखा हुआ है, 100 कार्स। इसका क्या मतलब हुआ? दो कार है। वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। पहली लाइन पढ़ो ध्यान से। मतलब एक कार सिंबल कर रही है 100 को। हाँ, तो एक कार जो है वो 100 कार को सिंबल कर रही है, ठीक है। तो अब जुलाई के मंथ में उसने 2 कार बनाई पहले तो, और एक ये आधी बना दी। तो इसका मतलब जुलाई के मंथ में उसकी कितनी कार्स हैं? 2.5 दिखा रहा हूँ। 2.5 हम्म 2.5। 2.5 नहीं, पहली कार 100 को रिप्रेजेंट करती है, हाँ, दूसरी दूसरी कार भी 200 100 को, तो तीसरी जो है वो आधी है, तो कितनी हो गई? 50 50 50। 250। तो 250 हो गई ना। तो 250 कारें जो है उसने मैन्युफैक्चर की या उसने बेची या जो भी है, तो जुलाई के मंथ में उसने 250 कार्स प्रोड्यूस की, ठीक है। फिर अगस्त में उसने कितनी प्रोड्यूस की? 300, ठीक है ना। एक कार 100 के बराबर है तो 300। रोहन तुम बताओ सितंबर के मंथ में कितनी कार्स प्रोड्यूस की उसने? 400। 400, ठीक है, सिंपल है, समझ आ गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड। तो किस मंथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस हुई? सितंबर में। सितंबर में। सितंबर में, ठीक है ना। तो पिक्टोग्राफ से हम क्या करते हैं, इस तरह से डेटा को सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो होता है पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, पिक्टोग्राफ समझ में आ गया? यस मैम। पिक्टोग्राफ का कोई एग्जांपल दे सकते हो जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ इसको हम पिक्टोग्राफ की हेल्प से अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अभी कार की तरह प्रेजेंट करना है किसी चीज। हाँ, जैसे ये कार है, ऐसे कुछ भी हो सकती है, कोई और चीज भी हो सकती है जो हम पिक्टोग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहे। साइकिल भी तो हो सकती है। हाँ, साइकिल। साइकिल भी हो सकती है, हाँ साइकिल भी हो सकती है। ऐसे कुछ भी हो सकता है हमारे पास, अगर डेटा दे रखा हो कि इतनी प्रोड्यूस हुई या इतनी बेची गई, तो हम उसको पिक्टोग्राफ की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ से अब देखो कितना हमको फायदा हो गया कि इसको देख के ही हमें पता चल रहा है कि जुलाई में 250 है, अगस्त में 300 है और सितंबर में जो है 400 है। अब 5-6 मंथ्स और हो तो उसका भी इसी तरह से लिखा जा सकता है।
तो देख के ही हमें, एक ग्राफ को देख के ही हमें समझ में आ जाता है कि इसका क्या मतलब है ना। तो हमने एक सारी अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉम्पैक्टली विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अपने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बताओ, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में पिक्टोग्राफ की हेल्प से क्या रिप्रेजेंट करना चाहोगे? पेंसिल 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 कैसे, क्या? पेंसिल भी तो हम ऐसे टेबल की तरह बना के दे सकते हैं। जोर से बोलो। नहीं नहीं, तो डेटा तो हो ना हमारे पास कुछ। अगर डेटा भी नहीं दे रखा होगा तो डेटा डेटा तो हमें हमें सोचना पड़ेगा ना। जब हम एग्जांपल दे रहे हैं तो हमें डेटा सोचना पड़ेगा। डेटा क्या दे रखा होगा ये भी बताना। जैसे तुमने पेंसिल्स कही, तो ये हो सकता है कि नंबर ऑफ, जुलाई में मान ले कि 3 पेंसिल बेची गई हैं और एक पेंसिल 50 की है। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड बाय स्कूल शॉप, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय स्कूल शॉप। तो मान लो ये है हमारे पास, और हमारे पास डेटा दे रखा है। जब तुम्हारे यहाँ लिख लो मंथ्स, और यहाँ लिख लो नंबर ऑफ पेंसिल्स। एनओ लिख रही हूँ नंबर के लिए, नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड। ठीक है, तो अब जैसे तुम्हारे स्कूल जो है नया सेशन स्टार्ट होता है मान लो अप्रैल में, तो अप्रैल में जो है पेंसिल्स सोल्ड जो है मान लो स्कूल शॉप पे जो पेंसिल्स बेची गई वो मान लो 1000 है ना। फिर मई में, क्योंकि अप्रैल में ही बच्चों ने खरीदी हैं, तो मई में हो सकता है कम खरीदेंगे, क्योंकि नया नया सेशन स्टार्ट होता है तो सब लोग खरीद रहे होते हैं। तो मई में मान लो वो रिड्यूस होके हो गया 600। फिर आगे जून में, क्योंकि स्कूल शॉप बंद रहती है, तो 0। ठीक है ना। तो जुलाई में मान लो वो फिर से सेशन स्टार्ट हुआ, फिर बच्चों ने खरीदी तो 800। और इसी तरह से अगस्त में, मान लो फिर हो गया 700। तो इस तरह से हम चलाते जा रहे हैं, यहाँ तक ले लेते हैं सितंबर तक। तो सितंबर में मान लो एग्जाम आ गए, फिर बच्चों ने पेंसिल्स वगैरह ज़्यादा खरीदी, तो यहाँ पे हो गया 1200, है ना। तो इस तरह से जो है, अब इस डेटा को अगर हमें पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो हम कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। तुम बना Yes, sir. सकते हो अपनी कॉपी में, यस सर। है ना। तो इस तरह से बना लो अप्रैल। अब यहाँ पे क्या लोगे तुम, एक पेंसिल किसको रिप्रेजेंट करती है? वन पेंसिल रिप्रेजेंट्स वन सिंबल। वन सिंबल, कौन सा सिंबल? पेंसिल बना लो, कुछ बना पाओगे पेंसिल? हाँ कैसे भी अच्छा, मान कुछ लो भी। तुमने पेंसिल बना ली, तो वन सिंबल दिस रिप्रेजेंट्स 100 पेंसिल्स। ठीक है ना। तो अब 100 पेंसिल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो तुम मंथ वाइज जो है इस तरह से बना सकते हो। अब अप्रैल के आगे कितने बनाओगे सिंबल? अप्रैल के आगे 5 क्या कहते हैं 1000 बनानी पड़ेगी। हम्म कितने बनाओगे? और अगर तुमको कम सिंबल बनाने हैं तो 200 लिख सकते हो। वन सिंबल दिस रिप्रेजेंट्स 200, है ना। वो तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पर तुम 10 बना दो, इसी तरह से 10 पेंसिल्स बना दो, ऐसे करके ना, ऐसे। ठीक है, समझ आ गया, यस सर। है ना। ऐसे करके ये ऑलमोस्ट सेम साइज के बनाने होंगे, ये नहीं कि छोटे बड़े बनाते रहो बैठकर। 200 ले लेते हैं। मई। ठीक है, अब कर लोगे तुम आगे पूरा? यस मैम। अपने आप कर लोगे ना? मैं आगे हाँ समझाऊं? हाँ बस। मैंने लिख दिया, तुम अपने आप बना लेना इस तरह से। ठीक है, समझ आ गया ना। यस मैम। अब नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट ग्राफ जो हमको स्टडी करना है वो है बार ग्राफ। बायोग्राफ तो वो होता है ना जो वो क्या कहते हैं मार्केट प्राइस की तरह ऊपर नीचे जाता रहता है। बेटे बार ग्राफ, बार हाँ, मतलब वो बार जो ऊपर नीचे ऐसा होता है, मतलब बार नीचे ग्राफ। नीचे मतलब मंथ लिखे होते हैं उसके नीचे, और वो हाँ, बगल में नंबर लिखे होते हैं कि और क्या चीज सोल्ड होती है, वो जितना ऊपर जाता है उतना ही वो बिकता है। मतलब रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है, हाँ। ठीक है। या- तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ इज a display of information using bars of uniform width, their heights being proportional to the respective values, ठीक है। तो इसके आगे इसकी डेफिनेशन लिख लो। a display of information, a display of information मतलब इंफॉर्मेशन मतलब अ डिस्प्ले ऑफ डेटा भी कह सकते हो। अ डिस्प्ले ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन हमारे पास किस फॉर्म में होती है? डेटा की फॉर्म में होती है। अ डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग bars of यूनिफॉर्म विड्थ। जो रेक्टेंगल्स बनाएंगे हम उनकी विड्थ जो है वो सेम रखेंगे। ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट their heights being proportional to the respective values। ठीक है, तो इसका जैसे एग्जांपल तुम्हारी बुक में दे रखा है, इस डेटा को ध्यान से देखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 दिख रहा है, और यहाँ पर नीचे क्या दे रखे हैं? ईयर्स दे रखे हैं 2003, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8। मान लो ये किसी स्कूल का डेटा है। और वहां पर जो है 7th 8th में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 8th में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो 2003 4 में कुछ बच्चे पढ़ते थे, 4 5 में फिर अलग नंबर ऑफ बच्चे थे, फिर 5 6 में जो बच्चों ने एडमिशन लिया उनके हिसाब से उसने ये बार्स बना दी। बार हाइट गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी, ठीक है। बार हाइट क्या रिप्रेजेंट करती है? क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है कि किस साल कितने बच्चे पढ़ते थे। बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ विद इक्वल गैप्स इन बिटवीन। तो बार्स की हमें विड्थ सेम रखनी है और गैप भी इक्वल बनाना है, ठीक है। समझ में आ गया कि जैसे तुमने 1-1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया और फिर उसके बाद 1-1 सेंटीमीटर की इस तरह से बार्स बना दी, बीच में गैप जो है वो सेम रखना है पूरे में। अब यहाँ पर ग्राफ को देख करके बताओ मुझे, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय बार ग्राफ? क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें बार ग्राफ से? मैं मतलब कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब हम्म, हर साल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है। हाँ। तो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है ये तुम क्वेश्चन नोट कर लो अपनी बुक में। ये कॉपी में बना लोगे फटाफट बार ग्राफ? हाँ बन जाएगा। बना लोगे अभी? अभी हम्म, अभी हाँ बन जाएगा। बनाओ फटाफट। गौरव तुम भी बनाओ अपनी कॉपी में। जैसे ही बन जाए बता देना मुझे। ये सामने तुम्हें हाइट दिखाई दे रही है? पहला वाला बार ग्राफ की हाइट कहाँ तक बनी हुई है? 350। पहले वाले बार की 350, अच्छा पहले वाले 2003-4 की 100 तक 100 तक। 100 तक। दूसरे वाले की दूसरे वाले की 150, हाँ 150 तक। 200। 50 का डिफरेंट है। 200 है 200। हाँ 200। और तीसरे वाले की
तीसरी वाले की 250। 250, फिर नेक्स्ट वाले की 300 और फिर 350। 100, 200, 250, 300 और फिर 350। मैम हो गया। हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? आंसर क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, the number of students, the number of students in class 8, यही रिप्रेजेंट कर रहा है, in class 8। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो for each year, ईयरली रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हर साल का बता रहा है, हाँ तो हाँ for each year। कंप्लीट है ये स्टेटमेंट या कुछ और लिखेंगे? हाँ यही है। नहीं है, ये भी तो लिखना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम हाँ 2003 टू 2008। ठीक है, समझ आ गया? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 फॉर ईच ईयर फ्रॉम 2003 टू 2008। ठीक है, आगे चले। हाँ हाँ यस मैम। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? 2008। इन विच ईयर is the increase in number of students? कौन से ईयर में मैक्सिमम है? 2008 में। 2008 8 में मैक्सिमम है। हाँ इंक्रीज कहाँ पर मैक्सिमम हुआ? ये नहीं कह रहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ मैक्सिमम हुए, इंक्रीज। देखो 3-4 से स्टार्ट हुआ तब 100 था, जब 4-5 में आया तो कितने बच्चे इंक्रीज हो गए, कितने बच्चे बढ़ गए 4-5 में? 200। 200 बढ़ गए। अब जब 5-6 में आया तो कितने बच्चे बढ़ गए रोहन? 50 ही बने। 50 ही बढ़े। हाँ अब जब 6-7 में आया तो कितने बढ़े? 300। 7 में नहीं, बढ़े कितने? 300 300 ना। तो हो गए 6-7 में, पर कितने बढ़े पिछले साल से? 100 बढ़ पिछले गए। साल से 100 बढ़ पिछले गए। साल में यहाँ पे 250 थे, नहीं, पिछले साल से 50 50 वो जुड़ गया ना। 50। 50 बढ़े, और फिर यहाँ पे कितने बढ़े लास्ट में? लास्ट में भी 50 ही बढ़े हैं। तो फिर सबसे ज्यादा कहाँ पे बढ़े हैं? लास्ट में ही बढ़े हैं सबसे ज्यादा। लास्ट में बढ़े हैं, यहाँ तो 50 बढ़े हैं। इन विच अच्छा ईयर इज द इंक्रीज, ये नहीं कह रहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस ईयर में थे, ये नहीं पूछ रहा वो। 8 से 8, 8 में इंक्रीज बढ़े। कहाँ पे मैक्सिमम हुआ? 7 से 8 में 7 से 8 में गए तो 50 ही बढ़े ना। सबसे ज्यादा। सब जगह 50-50 बढ़ रहे हैं। पहले वाले जो था जंप, वो सीधा 100 से 200 पे आ गया है ना, तो यहाँ पे हाँ 100 से 200 पे आया, तो यहाँ पे इंक्रीज ज्यादा हुआ ना। बाकी सारी बार्स की हाइट में देखो कम कम फर्क है, लेकिन जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो मान लो 2003-4 में स्कूल स्टार्ट हुआ तो उसमें सिर्फ 100 बच्चे थे 8th क्लास में, पर अगले साल वहां पर 200 बच्चे आ गए, तो यहाँ पे जंप सबसे ज्यादा हुई ना। हाँ तो इंक्रीज यस कहाँ पे मैक्सिमम हुआ? तो 4-5 में। हाँ, तो 4 2004-5 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? तो 7-8 में। हाँ, अब बात सही हुई। अब दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो क्या पूछा जा रहा है। रोहन, तुम भी दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। किसमें मैक्सिमम है? 2000। रोहन बोलो, किस ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से साल में है? 4 से 5 में।
वो तो बड़े थे 4 से 5, 4-5 में तो बड़े थे, 3-4 से 4-5 में जब आया तो 100 बच्चे बढ़ गए, लेकिन अब मैक्सिमम कौन से साल में है? मैक्सिमम सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से साल में है? हाँ, ये 6 से 7 6 से 7 या 7 से 8? 6 से 7 में ज्यादा है, 6 दोनों से में 7 में कितने हैं? 300 हैं, और 7 से 8 में कितने हैं? अच्छा, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट किस में सबसे ज्यादा आए हैं ये? यही तो क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। यही तो क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस साल में थे। नहीं समझ में आया? नहीं, अब तो आ गया समझ में, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाले का आंसर बताओ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 4। मतलब इसका मतलब क्या है? अपने आप समझो, पहले खुद समझो, ध्यान ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। ध्यान ध्यान से पढ़ो एक एक शब्द। इसमें शायद ये पूछा है ना, किसमें सबसे ज्यादा बड़े हैं। किसमें? कौन से वाले क्वेश्चन क्वेश्चन की बात करें? क्वेश्चन में ये पूछा है क्या, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे थर्ड किसमें वाले में? पढ़े? फोर्थ फोर्थ वाले वाले में। में। फोर्थ वाले में क्वेश्चन पढ़ो ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 5-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 3-4। मतलब 2 गुना ज्यादा। हाँ, तो वो कह रहा है कि 5-6 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, क्या वो ट्वाइस थे जो 3-4 में थे उसके? 3-4 में कितने थे? हाँ मैम, थ्री हाँ। पूरे। थ्री फोर 3-4 में में कितने थे? 100। और 5-6 में कितने हैं? 5 50। 6 में 200 से 350 बच्चे। हैं? 5-6 में कितने हैं? अच्छा, 50 तो है। 5 6 में दो 300 दो नंबर सौ ऑफ पचास स्टूडेंट्स 5-6 में कितने हैं? 250 250 है, तो 250 क्या 100 का डबल होता है? 250 100 का डबल। होता है या नहीं नहीं, होता? नहीं। नहीं होता। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 3-4। तो आंसर क्या आएगा? मतलब आंसर में क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ट्रू है ना वैसे तो। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सॉरी, फॉल्स है। हम्म फॉल्स होगी ना, क्योंकि फॉल्स। इसमें तो। हाँ, ठीक है, फॉल्स तो होगी। किस साल में डबल हो रहे हैं? वो 5 और 6 में हो रही। 5-6 में तो 250 है। 4-5 में। 4-5 में डबल हो गए 3-4 से, है ना? तो अगर पूछा जाए कि किस साल में डबल हो गए, तो हम क्या कहेंगे? 4-5 में डबल हो गए फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, है ना? ठीक है, 4-5 में डबल हो गए फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। वो क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ यहाँ पे, बट अगर पूछा जाएगा तो मान लो मैं 5th क्वेश्चन बना देती हूँ। इन विच ईयर नंबर ऑफ students become twice students become twice from the previous year। तो आंसर क्या आएगा? इन विच नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम। 2004-5 number of students is number of students is twice so the number of students in 2003-4। ठीक है, यस सर।
समझ आ गया यहाँ तक? कॉपी कर लिया? कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं कॉपी किया तो मैं रुक जाऊंगी। चले आगे। कर लिया ये रोहन सब कॉपी? ये सब हो गया। अब डबल बार ग्राफ देखो, जब हमें दो डेटा को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम, तो उसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। ठीक है, जैसे हम हाइट और वेट को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें। इसी तरह से मान लो जैसे यहाँ पर है, इसने रिप्रेजेंट किया है 2 साल के मार्क्स को, 5, 6 और 6, 7, 2 साल का डेटा एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब हम कोई भी दो डेटा को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें उसको लिए डबल बार ग्राफ की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हम मान लो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डेटा डिमांड और सप्लाई का, इतनी डिमांड है और इतनी सप्लाई हो रही है आइटम्स की, तो डबल बार ग्राफ कब जरूरत पड़ता है? when we want to represent two data simultaneously। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। अ बार ग्राफ showing two sets of data simultaneously मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब, ठीक है, एक साथ। तो अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। ठीक है, समझ आ गया डबल बार ग्राफ क्या होता है? जब हमें दो डेटा को एक साथ रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे हम डेटा बना लें हर प्लेयर का, उसने कितनी विकेट्स ली और उसने कितने रन बनाए, वो एक साथ रिप्रेजेंट करें, तो वो डबल बार ग्राफ वहाँ यूज हो जाएगा। जब भी दो डेटा को एक साथ रिप्रेजेंट करना होता है, दैट इज इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन। जब हमें दो डेटा को कंपेयर करना होता है, फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू डेटास। ठीक है, कब यूज करते हैं? इट इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू डेटा। ठीक है, तो अब ये जैसे एग्जांपल दे रखा है तुम्हारी बुक में, देखो 0506 और 0607, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनी हुई है, ये ऐसे रेक्टेंगल बनी हुई है खाली, ऐसे छोटी सी, मतलब ये सिंबल है। हाँ, एक रेक्टेंगल में उसने ऐसे शेड कर दिया है, तो उसने कहा ये वाली जो रेक्टेंगल है वो 2005-6 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो ब्लैंक वाली है, और जो शेडेड वाली रेक्टेंगल है वो 2006-7 को रिप्रेजेंट करती है। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ आ गई तो आगे चलूं। दो तरह की रेक्टेंगल बताई है ना, तो हमें कैसे पता कौन सी किसको रिप्रेजेंट करती है? तो पहले जब भी हमें डबल बार ग्राफ बनाना है तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कौन सी रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करती है। तो कह रहा है ये खाली वाली जो है ब्लैंक वाली 5-6 ईयर को रिप्रेजेंट करती है, और जो अंदर से शेडेड है वो 2006-7 को रिप्रेजेंट करती है। अब व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ? क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है डबल बार ग्राफ से हमें? मतलब पिछले साल का स्कोर इतना था। हाँ, पिछले साल का स्कोर इतना था और अब इतना इस साल का कितना है ना? तो हमें 2 साल का स्कोर दिखा रही है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए 5-6 में और 6-7 में, उसको एक साथ दिखा रही है। जैसे मान लो मैं तुम्हारी पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड और उससे पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड, पिछले 2 साल की रिपोर्ट कार्ड उठा करके मार्क्स देखूं कि मैथ्स में इतने थे और इस साल इतने आए। फिर जैसे अब तुम 8th में हो मान लो, तो हम 6th-7th की देखें कि 6th में मैथ्स में इतने आए थे और 7th में मैथ्स में ये मार्क्स आए। ऐसे ही इंग्लिश में इतने आए थे और इस साल इतने आए।
तो एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसी बच्चे के मार्क्स को, ठीक है, फॉर द 2 कंसेक्टिव ईयर्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसको बना लो तुम अपनी कॉपी में, बना पाओगे? हाँ देखो पहली जो बार है वो कहाँ तक जा रही है, जो एम्प्टी है बीच में से ब्लैंक वो वाली 30 बार कहाँ तक जा रही है? 30 30 तक। और दूसरी कहाँ तक जा रही है? 60 60 तक। अब साइंस वाली कहाँ तक जा रही है? 50 50 और दूसरी कहाँ तक जा रही है? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, ठीक है। जैसे मैं तुम दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ा रही हूँ, साइमल्टेनियसली पढ़ा रही हूँ ना, एक साथ दोनों को पढ़ा रही हूँ, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस। 55 बीच में हाँ 55 है ना, बीच में है ना 50 और 60 के, तो 55 समझ लो। अब ऐसे ही वो सोशल साइंस थी, अब साइंस वाली कहाँ तक जा रही है? 45 45 है या 50 है? हाँ 50 से थोड़ा कम है, 45। और ये कितना है? 50 50। नहीं 50 तो माना जाएगा मैम। दोनों बराबर तो नहीं है ना बेटा? मैम पर 60 वाला भी तो कम है उतना ही जितना वो कम है। 60 वाला तो ये है, ये है 60 वाला, जहाँ कर्सर है ये अच्छा 60 है तो है ना? इससे पहले वाला जो था 60 इससे पहले ये 50 है और ये मैथ्स वाला 55 है, ठीक मैथ्स है। वाला। हाँ मैं लिख देती हूँ, हम ताकि तुम जब बनाओ तो ठीक से बनाओ। मैथ्स वाली जो है पहली वाली 30, ये वाली 30 है, और ये वाली जो है शेडेड वाली जो है वो किस पे आ रही है? 60 पे आ रही है, ठीक है। फिर सोशल साइंस वाली 50, ये वाली 50 पे, और शेडेड वाली जो है वो आ रही है 55। ठीक है, समझ आ गया? ऐसे ही साइंस वाली जो है वो पहली वाली आ रही है किस पर? 45। और ये वाली जो आ रही है ये आ रही है 50। और उसके बाद इंग्लिश आया, इंग्लिश में 5 6 वाली ब्लैंक वाली आई है किस पर? 50 पर। और 55 7 वाली तो कम हो गई है, 7 वाली कितनी है? 45। हाँ 45। और फिर उसके बाद हिंदी, हिंदी वाली ये 60 60 आ रही है, हाँ और वो भी 60 है, ठीक है। तो ये बना लो तुम जरा अपनी कॉपी में अच्छे से, क्योंकि ये सब बनाने को पेपर में आता है, तो तुम्हें ये बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ सकते, वो ग्राफ बना के दे दें और तुम्हें कहें कि तुम क्वेश्चंस के आंसर करो, और या फिर उल्टा भी हो सकता है, डेटा दे दें और तुम्हें कहीं ग्राफ बनाओ। जब बना लोगे बता देना दोनों। अच्छा, अब इन चारों क्वेश्चन के आंसर लिखो अपने अपनी कॉपी में, अपने आप लिखो, फिर हम टैली करेंगे तुमने क्या लिखा और गौरव ने क्या लिखा। हाँ हो गया। हाँ इसमें अच्छा अब बताओ किसने क्या लिखा? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ? गौरव तुम अपना आंसर सुनाओ। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ? the information about the marks of the student of each year. Form 2005 minus 06. माइनस नहीं 2005 to 06 एंड 2006 07. हाँ 6 7, ठीक है। और इन मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी ये भी तो लिखोगे, हाँ है ना? किसमें? मार्क्स इन दीज सब्जेक्ट्स। रोहन तुमने क्या लिखा? मैम मैंने वो
क्या कहते हैं, बायोग्राफ गिवन द इंफॉर्मेशन विच स्टूडेंट, अरे मैं आधा तो विच स्टूडेंट मार्क्स इन विच ईयर और ईच सब्जेक्ट्स, ये लिखा हाँ, है। बस ये लिखा है अभी। मार्क्स जो होता है, मार्क्स बच्चा ऑब्टेन करता है ना बेटे, ठीक है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन about the marks obtained, about the marks obtained by a student, ठीक है, यस सर। in मैथ्स। सबसे पहले कौन सा मैथ्स है? इन मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस। ऑर्डर वही लिखो जो ऊपर है, ठीक है। इन मैथ्स, सोशल साइंस और क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी, इन द ईयर 2000, कौन कौन से ईयर हैं? 2005-6 हाँ, और एंड 6-7, 2006-7, 6-7। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब कि दोनों का अलग अलग, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है बार ग्राफ से। अब आगे क्या है, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, तो कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई बच्चे की हिंदी में ज्यादा, नहीं, है? मैथ में मैथ्स में कितनी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई 40 मार्क्स, है? 40 मार्क्स ज्यादा हो गई ना। 30 मार्क्स ज्यादा हो गए। अभी और साइंस में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई? 10 नहीं, साइंस में 5%, 5। 5 की इम्प्रूवमेंट है ना। हाँ, और सोशल साइंस में रोहन कितनी इम्प्रूवमेंट हुई? सोशल साइंस में 4, सोशल साइंस में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई मार्क्स में? 5, 6 और 50, 6, 7 के कंपैरिजन में? 5, 6 और 5 के कंपैरिजन में 5, 6 में 50 ये थे और हाँ 6, 7 में 50, 55 हो गए, तो इम्प्रूवमेंट कितनी हुई? 55 ज्यादा हुए ना। हाँ, तो कितनी इम्प्रूवमेंट हुई? कितने मार्क्स इंक्रीज हुए उसके? 5 मार्क्स और इंक्रीज हुए 5 ना। मार्क्स हुए इम्प्रूवमेंट, मतलब कितने इंक्रीज हुए? 5। हाँ अच्छा, हाँ ये 5 ग्राफ देख के बताओ, तुम्हें ग्राफ देखते ही समझ में आता है कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उसकी इम्प्रूवमेंट ना हुई हो? हाँ मैथ्स में है मैथ्स ना। में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई? नहीं, मतलब हुई है, पर पहले इंग्लिश जो में पहले साल का इंग्लिश था में उसका वो मिली। इंग्लिश में इंग्लिश इम्प्रूवमेंट में नहीं हुई। इंग्लिश में उसके मार्क्स उल्टा कम हो गए, है ना। हाँ, और किस में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई? और हिंदी में हिंदी में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, सेम रही। तो ग्राफ को देख के ही हमें समझ आ जाता है ना, कि देखो इस ग्राफ में हम फिगर्स ना देखें, वैसे ही ध्यान से अगर देखें तो हमें दिखाई दे रहा है ना, मैथ्स में इम्प्रूवमेंट हुई, साइंस में भी इम्प्रूव, सोशल साइंस में इम्प्रूवमेंट हुई, साइंस में भी हुई। और लेकिन इंग्लिश में तो नीचे चला गया, तो नहीं हुई इम्प्रूवमेंट। और हिंदी में बराबर रहा, तो हिंदी में भी इम्प्रूवमेंट हुई। तो इट सेज इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट, तो सेकंड का आंसर क्या लिखोगे? मैथ। मैथ्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आंसर लिख देती हूँ, क्वेश्चन तुम कॉपी कर लो, मैथ्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटीरियोरेटेड? इंग्लिश। इंग्लिश। डिटीरियोरेटेड मतलब? घटना। हाँ, घटना। तो आंसर हो गया इंग्लिश। रोहन, तुमने क्वेश्चन कॉपी कर लिए ये? ये जो बायोग्राफ के नीचे लिखे हाँ, ये जो नीचे 4 क्वेश्चन है, ये कॉपी कर लिए जो हम कर रहे हैं अभी? नहीं, मैंने कहा तो था मैंने चारों क्वेश्चन करो।
मैंने नीचे ऊपर आ गई। In which subject is the performance at par? परफॉर्मेंस सब्जेक्ट में at par? At par किस सब्जेक्ट में है? अच्छा पास किस सब्जेक्ट में है? पास है ये पार मैथ पार में। एट पार, एट पार मतलब अच्छा पार एट पार का मतलब सेम रही, परफॉर्मेंस सेम रही दोनों साल की। हिंदी में। कौन सा सब्जेक्ट में सेम रही? हिंदी हिंदी हिंदी। तो एट पार कहाँ पे रहा? हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में डिटीरियोरेट किया, मैथ्स में इम्प्रूव किया, और यहाँ पर एट पार। तो अब ये चारों क्वेश्चन नोट नहीं किए तुमने रोहन? हाँ नहीं तो क्वेश्चन नोट करके उनका आंसर लिखो आगे जल्दी से। हो गया मैम। लिख लिए चारों? आंसर भी यस लिख सर। लिए? तो थर्ड वाले में तुम बताओ कैसे करेंगे? गौरव तुम बताओ क्या बनेगा इसमें? हाँ, नीचे श्रीलंका मतलब नेम लिख हाँ, देंगे। नीचे हाँ जो है और कंट्रीज के नाम आ जाएंगे यहाँ पर, है ना? हाँ साउथ हाँ अफ्रीका ऐसे करके, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और ये सब कंट्रीज के नाम आ जाएंगे। ये भी डबल बार ग्राफ बनेगा। श्रीलंका, हाँ ये भी डबल वाला बनेगा ना? हाँ, दो डेटा है ना, क्योंकि और उसको 10 से लेकर 80 तक कर देंगे। और ये यहाँ पे ऐसे कर करके डबल बार ग्राफ बना देना। और यहाँ पे क्या है? परसेंटेज फ्रॉम चैंपियन ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप, परसेंटेज विन्स इन ओडीआई। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? लास्ट परसेंटेज 10 और विन, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये परसेंटेज विन इन ओडीआई। तो यहाँ लिख दोगे परसेंटेज विन इन ओडीआई। ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखेंगे यहाँ? यस सर। हाँ परसेंटेज, ये देखो ना यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है परसेंटेज विन इन ओडीआई, तो यही यहाँ पे आएगा। ठीक है, परसेंटेज विन इन ओडीआई। और यहाँ पे जो है तुम्हारे जो है 75, 61 ये सारा डेटा है, और 78, 40, 38 ये सारा तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। मिनिमम कितना है यहाँ पे? 30 मिनिमम है। नहीं 30 10 से ले लेंगे ना। है, 30 से ले लेंगे। 30 मिनिमम है ना? हाँ 80 और तक। मैक्सिमम कितना है? 80 80 है यहाँ पे। नहीं 78 तक दे रखा है ना। 80 70। तक नहीं। तो ऐसे करना, ऐसे करके कर लेना। ठीक है, यस सर। यस मैम। हाँ, क्योंकि जगह कम है ना, तो 30, 32 ऐसे कर लेना, 34। तो अकॉर्डिंगली फिर रिप्रेजेंट कर लेना, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पर। हालांकि ऑड नंबर है नहीं यहाँ, है 43 भी है। तो अगर मान लो 33 आ गया तो 32 और 34 के बीच का आ जाएगा 33, अपने आप उस हिसाब से मार्क कर लोगे। कर लोगे इसको? यस मैम। और ये तुम्हें ऊपर कहाँ तक लेके जाना है? 80 तक। 78 तक, 80 तक ले लेंगे। है ना? ये समझ आ गया, हाँ यस मैम। है ना? अब ये कर हाँ लोगे एक्सरसाइज, हाँ कौन सी? ये वाली। हाँ मतलब आपने अभी दी है। हाँ हाँ, हाँ कर लूंगा। तो अब फिर पाई चार्ट नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। है ना? अब देर हो जाएगी बहुत इस वक्त कराऊंगी तो पाई चार्ट जो है वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी रह जाएगा। प्रोबेबिलिटी तो आसान है, प्रोबेबिलिटी सिखाई नहीं तुम्हारे स्कूल में? सिखाई है। सिखाई है तो आ गई होगी प्रोबेबिलिटी, तो एक ही तो फॉर्मूला उसमें, टेढ़ा टेढ़ा कौन? लिखा नहीं जा रहा मेरे से। सीधे लिख दो। है? सीधे लिख दो। ठीक है, तुम्हें आइडिया देना था, आइडिया दे दिया है ना? यस ठीक मैम। है फिर, ठीक है बेटा। यस मैम। तो ये यस मैम। वाली एक्सरसाइज तुम कर लेना, ट्राई दीज, ये वाली एक्सरसाइज कर लेना। फिर पाई चार्ट तुम्हें नेक्स्ट टाइम करा दूंगी। ये सब पाई चार्ट के क्वेश्चंस हैं, फिर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो, यस मैम। ओके।